नमस्कार। खेल समय कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने सुना है हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी आपका जो स्वास्थ्य है वो आपके पास एक ऐसी पूंजी है जिसे आप हमेशा समेट के रखना चाहते हैं, क्योंकि चाहे आप कितना भी धन कमा लें, कितने भी धनवान हो जाएं, लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर वो धन का जो संचय है आपका, वो आप अच्छी तरह से उपभोग नहीं कर पाते हैं। और कई लोग हैं जो अलग अलग तरह से अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं, कुछ खेलों से जुड़े रहते हैं, और उन खेलों में एक नाम आता है बॉडी बिल्डिंग का और दूसरा नाम आता है पावर लिफ्टिंग का। ये ऐसे खेल हैं जिसके माध्यम से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले व्यक्तित्व, जिन्हें हमने आज स्टूडियो में बुलाया है, 2 बार के मिस्टर एशिया जो बॉडी बिल्डिंग में है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर बड़ी बड़ी उपलब्धियां पावर लिफ्टिंग खेल में अर्जित करने वाले। और हाल ही में एक इवेंट मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें पावर लिफ्टिंग में वे लगातार तीसरे वर्ष बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश के खिताब से नवाजे गए थे। तो ऐसे व्यक्ति से आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं और जानेंगे उनसे कि पावर लिफ्टिंग और साथ में जो बॉडी बिल्डिंग है वो खेल किस तरह से लोकप्रिय हो रहा है और युवाओं का रुझान उनके प्रति कैसा है। तो हमारे स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्री अभिषेक सिंह बघेल जी का। थैंक यू। अभिषेक 2 बार के मिस्टर एशिया हैं बॉडी बिल्डिंग में, और जब आप जिम में जाते हैं, जब जिम में आप अपने आप को तैयार करते हैं या जिम जाते हैं अपनी फिटनेस के लिए, तो 2 खेल या 3 खेल कहें जिसमें एक वेट लिफ्टिंग गेम भी शामिल है, वो आपको वहाँ पर नज़र आते हैं। तो आइए अभिषेक से ही जानते हैं सबसे पहले तो वो 2 खिताब जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान जिन्होंने बढ़ाया, हमारे मध्य प्रदेश का जिन्होंने मान बढ़ाया, मिस्टर एशिया के बारे में। अभिषेक, 2 बार मिस्टर एशिया बनना जी एक बहुत ही अनुपम उपलब्धि आपके नाम के साथ जुड़ी है जी। और जहाँ भी जाते हैं आप मिस्टर एशिया जब लोग कहते हैं तो एक अलग गर्व भी अपने ऊपर महसूस होता है। तो पहले बताएं कि जो पहला मिस्टर एशिया का खिताब था वो किस तरह से आपके खाते में जुड़ा था? हाँ, मैंने जो जर्नी स्टार्ट की थी 2012 में स्टार्ट की थी, तो उसके बाद 2014 में मैं फर्स्ट टाइम मिस्टर भोपाल बना और मध्य प्रदेश बना। तो उसी समय मैंने मध्य प्रदेश में जो माइंडसेट देखा प्लेयर्स का बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स के प्रति, तो उनका बहुत लिमिटेड दायरा था कि मुझे भोपाल मध्य प्रदेश खेलना है। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च की और पता किया, तो मुझे एशियन और वर्ल्ड्स और ओलंपिया, ये बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में पता चला। तो फिर 14 के बाद मैंने ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद मैंने 2016 में मिस्टर इंडिया खेला, और उस समय यतिंदर सिंह, बॉबी, इन सब के साथ मैंने एक ही सिंगल वेट कैटेगरी में मैंने पार्टिसिपेट किया। उस समय मैं टॉप 10 में था, फर्स्ट मेरा मिस्टर इंडिया था उस समय IBBF का। उसके बाद मैंने मेरा मतलब जो टारगेट था मेरा ये था कि मध्य प्रदेश का जो एक बॉडी बिल्डिंग के प्रति एक लिमिटेड दायरा है कि मध्य प्रदेश से खिलाड़ी मध्य प्रदेश या भोपाल के बाहर जाके कम्पीट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए एक टारगेट बनाया और उसके लिए मैंने थोड़ा ब्रेक ले करके प्रिपेयर किया। 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया क्लासिक फिजिक में, और फर्स्ट टाइम ही मतलब जो मेरा प्रिपरेशन था उस समय काफ़ी अच्छा था, और फर्स्ट टाइम ही मैंने टाइटल अचीव किया। तो पहली उपलब्धि, लेकिन उसके साथ एक मेहनत जुड़ी हुई थी। अभिषेक जैसा जैसा बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ब्रेक लिया, कैसे उन्होंने देखा कि केवल नेशनल चैम्पियनशिप खेलना ही सब कुछ नहीं है, और बॉडी बिल्डिंग ऐसा खेल है जिसमें आप अपनी बॉडी को हर जो भी अंग रहते हैं जिसमें जो जो उसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है उसको बूस्ट अप करते हैं, उसे पंप अप करते हैं, तब जाके जो इवेंट है उसमें आप सफलता हासिल करते हैं। और अभिषेक की सफलता मिस्टर एशिया पर जाके रुकी, जो उन्होंने लक्ष्य बनाया था उस लक्ष्य को हासिल किया। तो अभिषेक, जब मिस्टर एशिया बन के आप लौटे तब क्या बदलाव देखा आपने कि जो आपके आसपास के जो लोग थे, जो आपके साथ ट्रेनिंग करते थे, और एक बड़ा ट्रेनिंग का सर्कल भी रहता है, आपको डाइटिशियन चाहिए, आपको डॉक्टर चाहिए, आपको फिजियो चाहिए, तो ये सब कैसे मैनेज हुआ और इन लोगों को कितनी खुशी हुई जब आपने जो सोच कर गए थे वो अचीवमेंट हासिल किया? देखिए, आप कोई भी मतलब बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें जनरली लोगों को थोड़ा सा फियर है, डर है, खासतौर से फैमिली को और सराउंडिंग को। जैसे डॉक्टर्स हो गए, फिजियो हो गए, ये तो थोड़ा अवेयर हैं, बट हमारी मेन जो हमारी जो जड़ है, जो जहाँ से हमारी शुरुआत होती है, वो है हमारी फैमिली। तो
जब तक मैंने वो टाइटल अचीव नहीं किया था तो फैमिली अपोज करती थी। बट जब मैं कंपटीशन जीत करके आया तो फिर उनने उस चीज़ को थोड़ा सा मतलब उस चीज़ के प्रति उनका नज़रिया चेंज हुआ, उनने थोड़ा उस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। उसके बाद में जब मैं घर भी जाता था तो मेरे न्यूट्रिशन के लिए मुझे मतलब सपोर्ट करते थे, नहीं उसके पहले मंडे है फिर ट्यूसडे है, इस तरीके से न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम जाती थी। और कंपटीशन जब आप जीत करके आते हो और तो आपसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, इनफैक्ट आपका एक डाइटिशियन, जिम के टीममेट्स और जो लोग आपकी उस यात्रा में मतलब जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए एक होता है कि ठीक है इनकी इस सक्सेस में हमारा भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा योगदान है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको उस चीज़ के लिए कृतज्ञता करता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने कोच के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, जो लोग आपके साथ रोज़ जुड़े हुए हैं, लोग आपके साथ लोग खड़े हुए हैं, है ना, तो उनके प्रति आप कितने कृतज्ञ हो। आप जीतने के बाद आपका उनके प्रति क्या है, आप उनके प्रति थैंकफुल हो, आप उनको मेंशन करो, आप हर जगह पब्लिकली उनको एडमायर करो कि नहीं यार मैं तो जीता हूँ बट मेरे साथ इन लोगों की भी जीत है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही मैं जीता हूँ। बिल्कुल। और सफलता केवल आप अकेले अर्जित नहीं करते हैं, बल्कि बहुत से लोग जो रहते हैं, जो शुभचिंतक रहते हैं, वो रहते हैं और उनके साथ मिलकर अभिषेक ने पहला टाइटल जीता मिस्टर एशिया का, जिसमें एशियन कंट्रीज़ के जो बॉडी बिल्डर्स थे वो सम्मिलित हुए थे। और पहले टाइटल के बाद जब आप अगले टाइटल के लिए तैयारी करते हैं तो वो और ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक टाइटल जीतना, उसको बचाए रखना उतना ही कठिन होता है। आइए जानते हैं अभिषेक से कि दूसरे टाइटल के लिए अभिषेक कैसी तैयारी थी, क्योंकि एक बार आप जीत जाते हैं तो आपको पता लगता है कि ये लोग हैं जो जिनके साथ मेरा मुकाबला है, जिनसे कम्पीट करना है। लेकिन सेकंड टाइम जब आप जाते हैं तब एक अलग सिनेरियो हो जाता है, बहुत से जो प्लेयर्स रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं और आपको भी जो लास्ट टाइम किया रहता है आपने उससे ज़्यादा आपको और परफॉर्म करना पड़ता है। देखिए, बॉडी बिल्डिंग और या कोई भी स्पोर्ट्स है जिसमें हम एक प्लानिंग, एक कस्टमाइजेशन के थ्रू हम प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें जितने नंबर ऑफ कंपटीशन आप compete करते जाते हो तो आपको समझ में आता है कि कहाँ आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है, कहाँ पे आपकी बॉडी लैग कर रही है, कहाँ आपसे कमी रह गई, कहाँ आपका प्लस था। जब आप कंपटीशन खेलोगे, जब आप स्टेज पे आओगे, जब आप मैच खेलोगे, तब आपको समझ में आएगी, क्योंकि प्रिपरेशन और कंपटीशन बोथ आर डिफरेंट, है ना। जिम में या आप अपने ग्राउंड में आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो वो एक अलग है, लेकिन जब आप प्रेशर में मैच में खेल रहे हो, आप कंपटीशन में compete कर रहे हो, इतनी सारी पब्लिक के बीच में आप compete कर रहे हो, तो वो एक अलग एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो जब मैं पहली बार कंपटीशन खेला और मैं जब फर्स्ट मिस्टर एशिया के बाद मैंने प्लानिंग किया, तो मेरा जो फिर मैं इंडिया के बाहर के कंपटीशन को टारगेट किया। तो जो मेन ओलंपिया होता है उसके जस्ट मतलब सिमिलर या इक्विवेलेंट एक इवेंट होता है, आपने सुना होगा, अर्नोल्ड क्लासिक यूएसए, मतलब ओलंपिया के सिमिलर और वर्ल्ड का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा इवेंट है। तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन किया, मेरा जो टारगेट था वही था। तो उससे पहले ये कंपटीशन आया तो उस समय मैं 800 कैलोरीज और 3 आवर्स कार्डियो मतलब और डेली 20 किलोमीटर साइकिलिंग, मतलब जो बेस्ट हो सकता है। मतलब मेरा ये था कि मुझे इस बार इंडिया को वर्ल्ड लेवल में मतलब रिप्रेजेंट करना है और उसको वहाँ पे गौरवान्वित करना है। तो मेरा टारगेट वो था। तो मैंने बड़ा टारगेट सेट किया, तो छोटा उससे जो पहले का कंपटीशन आया वो एशियन आया, तो वो मेरे लिए बहुत इजी रहा। इजी इसलिए रहा क्योंकि मैं तो प्रिपेयर कर रहा था कि मार्च में मुझे खेलने जाना है आपका अर्नोल्ड क्लासिक, तो उससे पहले ये इवेंट आया, तो मेरी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग थी। तो यहाँ पे तो मुझे बहुत ही इजी रहा सेकेंड टाइम। मतलब एक तरीके से देखा जाए, अगर मैं सिर्फ एशियन की तैयारी कर रहा होता तो मेरे लिए हो सकता है कि टफ जाता, बट मैंने टारगेट बड़ा रखा, तो उससे पहले के जो कंपटीशन आया एशिया दूसरी बार, वो मेरे लिए इजी हो गया। और उस कंपटीशन में हमारे यदि एशिया की बात करें तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जो हमें चुनौती देते हैं या जिन्हें हम देखते हैं कि हाँ ये कंट्री के प्लेयर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं? हंगरी हो गई, चाइना हो गई, जापान हो गई, क्योंकि ये नियरेस्ट हैं। तो ये आपको मतलब कुछ ऐसी एशियन कंट्रीज़ है जो आपको हर कंपटीशन में मिलेंगे ही आपको। और आपको मतलब देखिए
सिर्फ आप ही बस मेहनत नहीं कर रहे हो, जी, आपके जी। साथ करोड़ों ऐसे लोग हैं। और जैसे मैं क्लासिक फिजिक खेलता हूँ, तो क्लासिक फिजिक में डिवीज़न ए में आता हूँ। डिवीज़न ए में 5 फीट 6 इंच हाइट होगी और आपका बॉडी वेट 79 से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये स्पोर्ट्स इसलिए टफ हो जाता है, अगर ओपन आप बॉडी बिल्डिंग खेल रहे हो तो उसमें आप वेट कितना भी ले जा सकते हो, हाइट मैटर नहीं। इसमें आपको आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको वेट वेट संतुलित रखना है कि आपका अगर 79.1 भी हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपको बॉडी वेट, जो आपका बॉडी वेट का ड्यूरेशन है, उस बॉडी वेट ड्यूरेशन में आपको 79 ही देना है, क्योंकि हाइट तो बढ़ नहीं सकती, वेट आपको एग्जैक्ट रखना है। और उस 79 केजी में आपको मैक्सिमम मसल साइज होल्ड करना है। इसलिए क्लासिक फिजिक, जो क्लासिक डिवीज़न है, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है कंपेरेटिव ओपन बॉडी बिल्डिंग। तो जैसे अभिषेक बता रहे हैं, अभिषेक बता रहे हैं कि किस तरह से कंपटीशन होता है, किस तरह से हाइट और वेट का एक कॉम्बिनेशन रहता है इवेंट्स के दौरान। एक छोटे से ब्रेक के लिए दर्शकों हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और अभिषेक से और जानते हैं इस खेल के बारे में। तो ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे अभिषेक से कि किस तरह से तैयारी वे करते हैं और जो लगातार एक के बाद एक 2 बड़े टाइटल, एशिया में नंबर 1 होना अपने आप में एक अनुपम उपलब्धि। उसके अलावा जो बता रहे थे कि ओलंपिया की तैयारी, ओलंपिया वो इवेंट है जो बॉडी बिल्डिंग में वर्ल्ड में बेस्ट इवेंट है, जिसे हम जैसे ओलंपिक खेल होता है उसी तरह से हम इस खेल को भी, इस इवेंट को भी देखते हैं। ओलंपिया के पहले जो इवेंट हुआ था उसमें वे टॉप 6 में आए थे, जिसके माध्यम से उन्हें आगे जाने का एक रास्ता और मिला था। तो अभिषेक उस मिस्टर ओलंपिया के बारे में बताया कि जहां पर आप टॉप 6 में आए थे और क्या तैयारियां थी और मन माफिक वो रिजल्ट आया था या नहीं आया था? जैसा मैंने प्लान किया था वैसा तो रिजल्ट नहीं आया। उसमें कुछ कमी, मतलब सिस्टम की या मैनेजमेंट की मैं मानूंगा। मैं अपने एंड की इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अप टू मार्क थी। हमारा जो इवेंट होता है अमेच्योर ओलंपिया की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें पहले प्री जजिंग होती है, बॉडी वेट के बाद प्री जजिंग, वो एक दिन पहले होती है। और आपका प्री जजिंग के बाद होती है आपकी फाइनल जजिंग, फाइनल शो होता है। तो प्री जजिंग एक मतलब एक ये होता है कि आप उस वो कैटेगरीज में आ गए और आपने वहाँ पे गए और रिप्रेजेंट किया, और फाइनल शो जो आपकी नंबरिंग होती है प्री जजिंग और फाइनल शो की। तो जैसा कि मैं तो जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग ही प्लान कर रहा था, तो मैंने अपनी जो बॉडी को मैक्सिमम पुश मैंने प्री जजिंग में नहीं किया, क्योंकि मेरी हाइट और बॉडी वेट का, यदि अगर मैं हाइट और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मुझे परफॉर्मेंस करना है और यदि अगर मैं हर दिन बॉडी को मैक्सिमम पुश नहीं कर सकता हूँ हमारे स्पोर्ट्स में, तो मैंने अपनी बॉडी को मैक्सिमम पुश नहीं किया और मैं नॉर्मल में गया। नॉर्मल में भी मतलब जो मेरे ग्रुप में प्लेयर थे काफ़ी अच्छी फिजिक थी। फिर सेकंड जो डे था तो मैं प्रिपेयर होकर के गया, तो उसमें मैंने अच्छे से वाटर कट किया, स्टीम लिया और ड्राई रखा बॉडी को मैंने काफ़ी, और बहुत अच्छी कंडीशनिंग के साथ में गया। बट जजेस का जो एक उनने जो निर्णय लिया, उनने जो रिज़ल्ट की नंबरिंग करी वो प्री जजिंग से कर दी। तो वो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज मुझे उसमें हुआ, क्योंकि डे 1 से डे 2 में मेरी बॉडी ज़्यादा बेटर थी। तो ऑब्वियसली है कि जो उनने नंबरिंग करी, जो मुझे मार्क्स दिए उनने प्री जजिंग के आधार पे दे दिए। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे जो टोटल नंबर आते हैं उसमें, जैसे 9 जज बैठे हुए हैं, तो 9 जज एक खिलाड़ी को नंबर देते हैं पोज वाइज, तो उस पर टोटल नंबर होकर के जिसका सबसे कम नंबर होता है, जैसे मुझे 9 लोगों ने फर्स्ट दिया तो मेरे 9 नंबर आए, और किसी और खिलाड़ी को 2 नंबर दिए तो उसके हो गए 18। तो 9 वाला फर्स्ट आएगा, 18 वाला सेकंड आएगा। बॉडी बिल्डिंग में इस टाइप की काउंटिंग और मार्किंग होती है जी। तो वो रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहा, बट मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी और मैं अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड था। और उसके बाद ही मेरा जो नेक्स्ट वो था ओलंपिया के बाद का सेकंड जो मेरा टारगेट था वो अर्नोल्ड क्लासिक था। तो अर्नोल्ड क्लासिक की भी तैयारी हुई थी, कोई एक ऐसी वजह आ गई थी जिस कारण आप वहाँ उस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए जी। तो कितना मन में मलाल रह गया उस इवेंट के लिए? मलाल, अब मैंने जब 19 के बाद से ही मेरा जो विज़न था, जो मैंने एक टारगेट सेट किया हुआ था कि मुझे इंडिया के बाहर के जो बड़े प्रो शोज़ हैं, जो जिनकी वर्ल्ड में काउंटिंग है, जब मेरा हमेशा से रहा
कि कोई भी काम यदि अगर हम कर रहे हैं तो उसके सर्वोच्च मतलब उसमें मतलब बिल्कुल 1% की कहीं कमी नहीं रह जाए। या आप करो तो पूरी शिद्दत के साथ कोई काम करो, मनोरंजन या टाइम पास के लिए मत करो। मेरा तो हमेशा से यही सोचना रहा, मैं अपने स्टूडेंट को सभी को यही बात सिखाता हूँ। तो मैं उसी समय से उस चीज़ के लिए लगा हुआ था। मैं बॉडी को अपने ऑब्जर्व करता जा रहा था, क्योंकि हर साल हम जब ट्रेनिंग करके और नेक्स्ट ईयर में आते हैं तो मैच्योरिटी आती है मसल में, हर साल हम एक स्टेप आगे जाते हैं। तो मैंने वीज़ा रजिस्ट्रेशन करा लिया यूएसए का, और इसके बाद फ़्लाइट टिकट मैं करवाने ही वाला था, और मुझे इनविटेशन भी आ गया था वहाँ से यूएसए से प्लेइंग के लिए। उसके बाद जो चाइना में कोविड की वेव आई, उसकी वजह से वो कंपटीशन कैंसिल हो गया। तो जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ यही थी कि मैंने जो अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में कि मैंने 2012 से स्टार्ट किया जिम, तो मैंने 2013 से मतलब प्रिपरेशन की मैंने, तो 13 से लेकर के 23 तक 10 सालों में मैंने मतलब जो मेहनत नहीं की वो मैंने उस 2023 में की थी। मतलब बियॉन्ड लिमिट, मतलब जितना हो सकता है। 800 कैलोरीज एक 80 केजी के मसल मास वाले बॉडी बिल्डर के लिए क्या ही होती है, जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ सुबह से शाम तक, साइकिलिंग कर रहा हूँ, साइकिलिंग से मैं भोजपुर क्लब जा रहा हूँ, वहाँ ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वहाँ से आकर के फिर मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और 3 आवर्स का मैं कार्डियो कर रहा हूँ। तो जो भी मैं मैक्सिमम पुश कर सकता था मैंने उस कंपटीशन के लिए किया था कि मुझे इस साल ये कंपटीशन क्लियर करना है और बहुत अच्छे लेवल में मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। बट वो कंपटीशन पोस्टपोन करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा सिर्फ कोविड की वेग से। वो मतलब एक हमेशा मलाल रहेगा लाइफ का कि वो मैं नहीं कर पाया। तो दर्शकों, जब आप मेहनत करते हैं और मेहनत कहीं ना कहीं बीच में रुक जाती है तो बहुत ज़्यादा निराशा आपके मन में समा जाती है। और जिस तरह से अभिषेक बता रहे हैं कि किस तरह की तैयारी उन्होंने की थी, 3 घंटे कार्डियो, उसके अलावा वे ट्रेनिंग भी देते हैं, उनका एक खुद का जिम भी है और लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं, अपनी भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग खेल या वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग खेल में हम देखते हैं, या और भी जो ऐसे खेल हैं जो बॉडी कांटेक्ट वाले गेम है, जिसमें आपको डाइट बहुत ज़्यादा महत्व रखती है और डाइट किस तरह से आप लेते हैं अभिषेक से ही जानते हैं। कि अभिषेक, उस दौरान आपकी डाइट क्या रही होगी, कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं डाइट के माध्यम से, और कैसे डाइट लेते हैं, क्या क्या डाइट इम्पोर्टेंट हो जाती है उस दौर में? देखिए, न्यूट्रिशन डाइट की बात करें तो चाहे आप नॉर्मल लाइफ हो, उसमें भी आपके लिए एक सेट पैरामीटर है कि आपको इतना प्रोटीन, इतना कार्ब्स और इतना फैट चाहिए, एक आम आदमी को भी। अब ये अगर चीज़ प्रोफेशनल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब हो जाती है जब आप किसी एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए कोई काम करते हैं जी। आप आम आदमी से हट के इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आम आदमी एक लिमिटेड खाना खाता है, क्योंकि उसकी लाइफ सेट है कि भाई उसको सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, काम करना है, या जो भी उसकी एक दिनचर्या है। एक खिलाड़ी उन सभी आम आदमियों से हट के काम करता है और वो बाकी की लाइफ तो उसकी सेट है, लेकिन उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा कैलोरिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है जिसमें उसकी बॉडी पुश कर रही है, एनर्जी लगा रही है। तो न्यूट्रिशन का वहाँ इंपॉर्टेंस है। अब रही बात मेरी, तो उस दौरान क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा जो इवेंट है वो हाइट और वेट का है, तो उस समय मुझे मैक्सिमम फैट रिड्यूस करना था, और जो बचा हुआ जो जैसे मुझे 79 बॉडी वेट लाना है, तो उस 79 में मेरा टारगेट था कि मैं 37 किलो, 38 किलो, 40 किलो तक मसल में चला जाऊं, है ना। बाकी बोन वाटर वेट तो रहेगा ही, कुछ परसेंटेज फैट का भी रहेगा, 0% फैट तो होगा नहीं। तो उस समय 8% बॉडी फैट में की स्थिति थी मेरी, और उस समय मैं 800 कैलोरीज खाता था, जिसमें मतलब ना रोटी थी ना चावल थी, सिर्फ मैं 50 अंडे खाता था, वो भी एग वाइट। और एक बार में 50 अंडे? नहीं, एक बार में नहीं, पूरे दिन में जी। तो मैं उनको 3 बार में स्प्रेड करता था, सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में, और उसके साथ में मैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाता था केवल। और सिर्फ इतने सारे अंडों को कंज्यूम करने के लिए भी बहुत ही लो सॉल्ट में या लो उसमें चटनी का यूज़ करता था। सिर्फ मेरा सुबह से शाम तक सिर्फ मेरा जो फूड था वो सिर्फ मेरे 50 अंडे थे, उसके अलावा नो रोटी नो चावल। तो जब इतनी आप मतलब जब आपने सपना बड़ा पाला है तो आपको कुर्बानी भी बड़ी देनी पड़ेगी, सिंपल सी चीज़ है। तो उस समय आपको कुछ लगता नहीं कि आपने कब से नहीं खाया, क्या नहीं खाया। और एक पीरियड ऐसा आता है कि यदि अगर आप सिर्फ जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो आप उसके बारे में सोचते हो ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप सुबह उठोगे तो आपको वही दिखेगी कि मुझे
इतने समय वर्कआउट करना है, मुझे ट्रेनिंग देने जाना है, मुझे ये अंडे खाना है। तो अभी मतलब एक आम आप मतलब एक विजुलाइज करके देखो कि किसी आदमी को आप रोटी चावल कुछ शुगर कुछ मत दो, तो उसके बिहेवियर, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, आदमी चिड़चिड़ापन हो जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ इस वजह से आप उस चीज़ को फॉलो कर पाते हो क्योंकि आपने एक बड़ा टारगेट सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो न्यूट्रिशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि वर्कआउट। बल्कि मैं तो मतलब ये बोलूँगा कि आपको एक कोच यदि अगर सही मिला हुआ है तो आपको वो सारी चीज़ें मैनेज करवा देगा। आपका डाउनफॉल आएगा वो भी आपको मैनेज कर देगा। आपको न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज करना, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमसे अब अंडे नहीं खब रहे हैं, तो मैं उसके आपको 5 तरीके बता दूंगा। अब आज मैं इस कंडीशन में आ चुका हूँ, इस स्थिति में आ चुका हूँ नंबर ऑफ ईयर के एक्सपीरियंस की वजह से, कि आपको मैं वो कैसे भी करके उसके 4 ऑप्शन दे दूंगा। और एक टाइम था कि भैया नहीं बॉयल ही खाना है, बॉयल ही खाना है। हम लोगों को हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जो चीज़ हमें नहीं मिली या जो चीज़ हमने सफ़र की हुई है, हमारी आगे आने वाली जनरेशन उस चीज़ को सफ़र नहीं करे, हम उसको ईजिली प्रोवाइड करें। आप अपनी साधना में कमी ना रखें, यही एक तरह से सार निकलता है। जिस तरह से अभिषेक बता रहे हैं कि एक दिन में केवल 50 अंडे और साथ में जो वेजिटेबल्स हैं वो खाकर उन्होंने अपनी तैयारी की थी। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम और रुकेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है वापस ब्रेक से लौटने के बाद। और अभिषेक बता रहे थे कि किस तरह से साधना, किस तरह से शिद्दत के साथ, किस तरह से अनुशासन के साथ उन्होंने उस इवेंट के लिए तैयारी की थी जिस इवेंट में वे शामिल नहीं हो पाए कोविड की वेव के कारण। और कोविड में हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी भी हैं, बहुत दुनिया को देखा, अलग अलग तरह से हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। और ये महामारी जिसने सारे विश्व को झकझोर के रख दिया था, उसमें अभिषेक भी थे जो अपने इवेंट के लिए तैयारी कर रहे थे। अभिषेक, बॉडी बिल्डिंग के अलावा आप पावर लिफ्टिंग भी करते हैं जी। और हाल ही में जो पावर लिफ्टिंग का इवेंट हुआ स्टेट चैंपियनशिप, उसको आपने जीता ही नहीं बल्कि आप लगातार तीसरी बार बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश बने। तो ये पावर लिफ्टिंग की तरफ आना कैसे हुआ आपका? देखिए, जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं अपन, वेट को उठाते हैं अपन, मसल को ट्रेन करते हैं, तो उसमें वेरियस मसल पार्ट हैं, सभी की अपन ट्रेनिंग करते हैं। तो अपन बेंच लगाते हैं, स्क्वाट लगाते हैं, डेडलिफ्ट लगाते हैं। ये 3 मेजर बड़े एक्सरसाइजेस होती हैं। अब मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए मैं प्रिपरेशन तो कर रहा था, तो मैं ये तीनों एक्सरसाइजेस तो कर ही रहा था जी। अब उसके बाद जब वो कंपटीशन पोस्टपोन्ड हुआ और मतलब नहीं हुआ, तो उसके बाद थोड़ा सा वो जो एक फेज़ था उससे निकलने के लिए ये था कि भाई मैंने वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट की। और मैं क्योंकि मैं मेरी टीम है 10 खिलाड़ियों, 10 पावर लिफ्टर को मैं ट्रेन करता हूँ, तो उनके कंपटीशन में जाना और उनका मोटिवेशन बनाए रखने के लिए और समय के साथ उनकी जो क्वेश्चनआयर हैं उनको अच्छे से मैं समझाने के लिए मुझे उस स्पोर्ट से जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए मैंने उसमें कम्पीट करना भी स्टार्ट कर दिया। तो क्योंकि मैं स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट तीनों कर ही रहा था, तो मेरे लिए ज़्यादा टफ नहीं हुआ और मैं उनको ट्रेनिंग कराना था मुझे और उनके लिए एक मोटिवेशन, एक एग्जांपल सेट करना था, जिससे कि समटाइम्स ऐसा आता है कि कुछ प्लेयर डिमोटिवेट होते हैं, तो वो आपको देख करके ये मोटिवेट होते हैं कि यार, क्योंकि वो जो देखेंगे इधर आप, हाँ, वो वही करेंगे। आप कंपटीशन को कैसे आप फेस कर रहे हो, तो मैं अपने कॉम्पिटिशन्स में भी उनको लेकर के जाता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे कूल रहना है, क्योंकि जो कंपटीशन में कुछ भी नया नहीं होता जी। कंपटीशन में वही होगा जो आपने साल भर बोया है, प्रैक्टिस की है, जो साल भर आपने प्रैक्टिस की हुई है, वहाँ कुछ नहीं होना है। बस वहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम में जिस व्यक्ति ने सामंजस्य बना लिया, अपने आप को शांत रख लिया, वही विजेता है किसी भी स्पोर्ट्स में। तो विशेष बता रहे हैं कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है। विशेष चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारे जो भी दर्शक हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे एक जागरूकता के लिए, फिटनेस रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए? मेरा यही संदेश है कि अभी आज जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी दिनचर्या है, कि हम एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी डिपेंड हो गए हैं जी। ऑनलाइन पे डिपेंड हो गए हैं। दूध लेने भी जा रहे हैं हम तो बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, सिटिंग जॉब्स हैं, तो हम ओबेसिटी फेस के लिए तरफ बढ़ रहे हैं। बीपी, शुगर की समस्याएं हमारे हिंदुस्तान में बढ़ रही हैं। तो पहले की चीज़ों को कंपेयर ना करते हुए आप
मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जिम करिए, कोई भी एक एक्टिविटी, आप वॉक करने जाइए, आप रन करने जाइए, पार्क्स में गवर्नमेंट ने इतनी सुविधाएं दे के रखी हुई हैं, आप वहाँ जा कर के आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो, कोई एक स्पोर्ट्स आप कर सकते हो, आप अपने सोसाइटी में अपने कैंपस में आप स्पोर्ट्स कर सकते हो, तो आपका एंटरटेनमेंट होगा और आप फिट रहोगे। क्योंकि कहीं तक पहुंचने के लिए कहीं से तो निकलना पड़ेगा जी। क्योंकि आपको डॉक्टर डंडा मारे, फिर आप जाओ, फिर आप उस चीज़ को करो, तो वो हो सकता है कि आप उस समय कर नहीं पाओ। आप इसको जिम इज़ लाइक अ फूड। आने वाले 5 साल में आप देखोगे कि जिम एक ऐसा एक केंद्र बिंदु है कि कोई भी स्पोर्ट्स उसके बिना संभव नहीं है। हर खेल को और हर खिलाड़ी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जिम जाना ही पड़ रहा है। अब आगे आने वाले समय में होगा कि एक आम आदमी को भी फिट रहने के लिए, अपने वर्क प्लेस में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, डॉक्टर से अपने आप को दूर रखने के लिए आपको जिम जाना होगा। तो इसलिए आप सेलेक्ट करिए कि आपको क्या करना है। आप बस कुछ न्यूट्रिशन फॉलो करिए आप, और अपने आप को किसी न किसी भी एक्टिविटी में आप करेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। बिल्कुल अविशेष, बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने जो भी उपलब्धियां हासिल की उसके लिए आपको बधाई। और आने वाले इवेंट के लिए भी हम दूरदर्शन मध्य प्रदेश की ओर से, हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसे ही उन्नति करते रहें, प्रगति करते रहें और प्रदेश और देश को गौरवान्वित करते रहें। जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे मिस्टर एशिया, 2 बार के मिस्टर एशिया अविशेष सिंह बघेल, और जिन्होंने साफ कहा है कि हमेशा ही जिम नहीं, आप यदि घर के आसपास भी वॉकिंग भी करें, जॉगिंग करें या कुछ ऐसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के साथ जुड़ें, तो अपने आप को आप हेल्दी रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं, क्योंकि जो फिट है वो हिट है।